ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर अपन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आ गए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। जनरली इस टॉपिक में जब मैं बात करता हूँ तो बच्चे ज़्यादातर दिक्कत फील करते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। हमें इसकी बारीकी समझनी पड़ेगी, हमें एक एक चीज़ जाननी पड़ेगी, इसके अंदर के क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। कोशिश करते हैं इन वीडियोज़ की हेल्प से अपन टू ब्लॉक प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से समझें, डीप में समझें, और फिर कैसा भी सवाल इस पर आ जाए अपन कर सकें इसको। ठीक है, इस प्रॉब्लम पे आने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें हल्का फुल्का फ्रिक्शन का आइडिया होना चाहिए बेटा। ठीक है, कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, छोटी मोटी बातें हमें फ्रिक्शन को लेके आनी चाहिए, और अगर आपको ये नहीं आती है तो आप सबसे पहले वो वाली चीज़ें कवर करेंगे। एनीवेज, टू ब्लॉक प्रॉब्लम में क्या मिलता है अपन को, इस तरीके से हमें सिचुएशन मिलेगी बच्चों। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे मैं इस पे फोर्स लगा सकता हूँ, ठीक है, कुछ फोर्स इस पे लगा सकते हैं अपन, और फिर हम पूछ सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या दोनों एक साथ चलेंगे या दोनों अलग अलग चलेंगे। ठीक है, सिमिलरली अपन इस पे फोर्स ना लगा के इस पे फोर्स लगा सकते हैं। फिर से मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा, क्या ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे या सेपरेटली चलेंगे, एक साथ चलने की कंडीशन क्या होगी, सेपरेटली चलने की कंडीशन क्या होगी। तो इसमें काफ़ी सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, मिल सकते हैं। ये वाली सरफेस आपकी जो है ये स्मूथ भी हो सकती है और ये रफ भी हो सकती है। तो बेटा बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम हमें मिल सकती है। अब हम बारीकी से समझते हैं एक एक चीज को। ठीक है, पहले हम थोड़ा बहुत आइडिया हल्का सा ले लेते हैं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा। अभी ये सब बिल्कुल दिमाग को लोड मत लेना, क्या क्या मैंने बता दिया, अभी तो मैंने सिर्फ टाइप बताए क्वेश्चंस के। ठीक है, अब अपन इसको अब सीखना चालू करते हैं। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है, ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी बेटा। ये आप ध्यान रखना, हमेशा किसको अपोज करेगा, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर ये एक रफ सरफेस है, उस पर एक बॉक्स मैंने रखा हुआ है, ठीक है, ये रफ सरफेस है। तो अगर मैं इस सरफेस पे ऐसे एफ फोर्स लगाता हूं बेटा, तो इस सरफेस इस बॉक्स पे मैंने एफ फोर्स लगाई, तो ये वाला बॉक्स आगे बढ़ने की टेंडेंसी रखेगा। तो आप सोचो ये सरफेस क्या करेगा, जो दूसरा इसके कांटेक्ट में, ये इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। और अगर अपोज करेगा बेटा, तो फिर ये इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स किसने लगाई, इस सरफेस ने जिस पर ये कांटेक्ट में था। अच्छा, अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं अपन। सिंगल फोर्स का एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है, ये वाली फोर्स इस सरफेस ने ए वाले ब्लॉक पे लगाई, तो थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बेटा ये ब्लॉक भी इस सरफेस पे किधर फोर्स लगाएगा, आगे की तरफ। ठीक है, तो सरफेस ने इस बॉक्स पर पीछे की तरफ फोर्स लगाई एफ, और ब्लॉक ने इस सरफेस पे फोर्स लगाई कितनी, एफ, किधर, आगे की तरफ। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का हमें फॉर्मूला पता है, इट इज इक्वल टू म्यू एन, वेयर एन इज नॉर्मल रिएक्शन। इस केस में अगर हम बात करें, जब हमारा बॉक्स ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे। तो इस सिचुएशन में तो हम बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर। तो इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर मुझे निकालना हो, अगर एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रही है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे अगर मुझे निकालना हो तो कितना होगा, FL इज इक्वल टू म्यू एन। म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन इस वक्त किसके बराबर है, हमारा mg के बराबर है। बस ये दो बातें हमें यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, एक तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, और फिर फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे इन पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, और डायरेक्शन हम लॉजिक से दे देंगे कि रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या और चीज़ें हो सकती। अब सपोज यार बेटा कि मैंने इस तरीके से
2 बॉक्स जमा दिया। अब आप सोचो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ ए वाले पे, और यहाँ पर ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, ए और बी दोनों की सरफेसेस कांटेक्ट में। यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल है, स्मूथ सरफेस नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है। अब मैं इस बॉक्स ए को इधर आगे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ एफ। तो आप सोचो ये बॉक्स बी जो है ये इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, और अगर अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को, तो बॉक्स बी जो है वो ए पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, किधर, पीछे। ये फोर्स किसने लगाई, बी वाली सरफेस ने, किस पे, ए पे, क्योंकि ए वाली सरफेस की टेंडेंसी क्या है, आगे मूव करने की, ठीक। तो जाहिर सी बात है एक्शन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट आप लगाओ। तो ए वाले बॉक्स पर अगर पीछे की तरफ एफ फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो बी वाले बॉक्स पर आगे की तरफ भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी। तो एक चीज़ तो हमें ये समझनी है बेटा कि ए वाले बॉक्स पर अगर पीछे फ्रिक्शन लग रहा है तो बी वाले बॉक्स पर किधर फ्रिक्शन लगेगा, आगे लगेगा, ठीक है। और सिचुएशन देख लेते हैं दूसरी। डायरेक्शन देना हमें बहुत ज़रूरी है बेटा। सपोज ये फिर से ए और ये फिर से बी, ये दोनों यहाँ पे कांटेक्ट में। अभी देखो इस पे मैंने एक फोर्स लगाई एफ, किस पे, बी पे। तो बी वाला बॉक्स, अभी आप इस ग्राउंड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस पे बात बाद में करेंगे, अभी इनकी बात चल रही है दोनों की, ठीक है। बी वाले बॉक्स पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ एफ, तो बी वाला बॉक्स किधर जाने की कोशिश करेगा, आगे। तो ये ए वाला बॉक्स इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन को। तो ये बॉक्स तो आगे की तरफ जाना चाह रहा है, तो ये ए वाला बॉक्स इस पे क्या लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, वो किधर लगाएगा बेटा, पीछे, ठीक। अब अगर बॉक्स बी पर पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, तो बी वाला ए पर एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, किधर फोर्स लगाएगा, आगे की तरफ। यानी कि अगर मैं इस बॉक्स पर ऐसे एक फोर्स लगाता हूं आगे की तरफ, तो इस पर ए की वजह से फ्रिक्शन किधर आएगा, पीछे, और ए वाले पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगी, बी की वजह से, वो आगे। अब ग्राउंड को भी ले आते हैं अपन पिक्चर में। देखो ये ग्राउंड है बेटा, ठीक है। तो बी वाला बॉक्स को जब मैं फोर्स लगा के आगे खींच रहा हूँ, तो बी वाला आगे जाना चाह रहा है, इसकी टेंडेंसी आगे की तरफ है। ग्राउंड इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो ग्राउंड इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, फिर से फ्रिक्शनल फोर्स एफ। ये कौन लगा रहा है, ग्राउंड। और बी वाला फिर से ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा, किधर, आगे की तरफ। ये कौन लगा रहा है, बी वाला ग्राउंड पे लगा रहा है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हमें 2 ब्लॉक प्रॉब्लम के अंदर फ्रिक्शन की डायरेक्शन देना आना चाहिए कि किस बॉक्स पर किधर फ्रिक्शन लगेगी। और मैंने आपको दोनों तीनों केस बता दिए कि डायरेक्शन हमें किस तरीके से देनी है। तो ये एक हिस्सा हमने कंप्लीट किया। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। आई होप आपको फ्रिक्शन किधर लगेगा वो तो समझ में आ गया। अब फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा जरा उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। ये 2-3 चीज़ें अपन पहले क्वेश्चन करने से पहले इन पे एक बार क्लियरिटी से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको इजी लगेगा मामला। यही सब चीज़ें होती है जो थोड़ा सा हमें दिक्कत देती है। अगर हमें ये सब पता नहीं है तो बेटा 2 ब्लॉक प्रॉब्लम फिर नहीं होगी। सपोज 2 बॉक्स है अपने पास ए और बी, फिर से इसका मास है एम ए, इसका मास है एम बी, ओके। अब सपोज मैंने इस पे एक फोर्स लगा दी एफ, ठीक है। तो अब ए पर अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा, ए पर लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो डायरेक्शन तो हमें देना ही क्या, पीछे की तरफ लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। कितना होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो फॉर्मूला अपन को पता है, म्यू एन। इस बॉक्स को आप अलग से देख लो, तो इस बॉक्स को आप अलग से देखोगे तो इस तरीके से सिचुएशन नजर आएगी आपको। ये एफ एल, ये एफ, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, किधर, नीचे, एम जी। और नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस की वजह से किधर लग रहा होगा, ऊपर, N1 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा इस पे, म्यू N1, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस वक्त N1 किसके बराबर है बेटा,
mg के बराबर है, तो मैंने इस पे लिख दिया n1 की जगह मैंने लिख दिया m a का इंटू जी। ये हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना भी आ गया। किस पे निकाला मैंने? ये a पे। b पर जो फोर्स होगी वो किस तरफ लगेगी? अगर a वाले पे इधर लग रही है तो b वाले पे लगेगी इधर। ठीक, ओके, पहली चीज तो हो गई। अब दूसरी चीज समझते हैं। सपोज तो यही सिचुएशन लेते हैं अपन, एम ए एम बी। मैं अब की बार फोर्स लगा रहा हूं बेटा इधर। अभी ये वाली सरफेस रफ है अपनी, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ म्यू दे रखा होगा हमें। अब इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है? किस पर? बी वाले बॉक्स पर। ये अगर मुझे निकालना हो बी वाले पर, तो आप क्या करोगे बेटा? ए और बी को एक कंबाइंड बॉक्स मान लो, कंबाइंड बॉक्स मान लो, इसको एक ही बॉक्स मान लो। अगर मैं इसको एक ही बॉक्स मानूं तो इसका मास कितना हो जाएगा? इन दोनों को एक ही बॉक्स मान लिया मैंने, तो एम ए प्लस एम बी, ये टोटल मास हो गया इसका। इस पूरे सिस्टम पे मैंने फोर्स लगा दी एफ, तो ग्राउंड इसको मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा, तो इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएगा पीछे। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा बेटा इस सिचुएशन में? नीचे वाले बॉक्स पे मैंने दोनों को कंबाइंड मान लिया, तो अब की बार हम लिखेंगे एफ एल इज इक्वल टू म्यू एन। और इस सिचुएशन में आप देखोगे तो इसको मैंने कंबाइंड मान लिया, तो नीचे कितनी फोर्स लगेगी? एम जी, एम टोटल हो जाएगा, और ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा इस सिचुएशन में? तो एफ एल इज इक्वल टू म्यू, और एन की जगह मैं लिख रहा हूं एम ए प्लस एम बी इंटू जी। तो इस पर भी हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना आ गया, और इस पर भी हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना आ गया। जब इसकी बात चलेगी नीचे वाले की, तो हम क्या करेंगे? हम दोनों को एक कंबाइंड बॉक्स मान लेंगे, उस पर एक फोर्स एफ लगती हुई मान लेंगे, और पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। वो कितना होगा? म्यू एन। एन इज इक्वल टू क्या होगा? इस पूरे सिस्टम का कंबाइंड मास इंटू जी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आप नोट कर लो। ये बेसिक चीज़ें जब हम अच्छे से समझ जाएंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा, किधर आएगा, ठीक है, ऊपर वाले बॉक्स पे कैसे निकालेंगे, नीचे वाले बॉक्स पे कैसे निकालेंगे, तो हम सवालों का आसानी से कर पाएंगे। आप इतना हिस्सा फिर से लिख लीजिए एक बार। ठीक है बेटा, अब थोड़ा हम सवालों की तरफ आते हैं। उससे पहले सिचुएशन ऐसी है कुछ कि हमारे पास दो बॉक्स हैं 8 kg और 2 kg। यहाँ पर ये जो कांटेक्ट में है ना बी वाला, और ये जो ग्राउंड कांटेक्ट में है, इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 और इन दोनों के बीच का है 0.4। अभी मैं कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, अभी बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ए वाले बॉक्स पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा अगर मुझे निकालना पड़ जाए, ठीक है, तो वो कितना होगा, और बी वाले पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, ये मुझे आना चाहिए। ए वाले पे निकालते हैं सबसे पहले अपन। ए वाले के लिए इसका मास 2 kg, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है बच्चों? 0.4। एन इस वक्त किसके बराबर होगा? 2 kg को अलग से देख लो, बता दिया मैंने आपको। एन किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर। एम कितना है? 2, तो 2 इंटू जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। तो ए पर लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर मैं आपसे पूछ लूँ इस सिचुएशन में, तो हमें आंसर करना आना चाहिए कितना? 8 न्यूटन। बी पे अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछ लूँ मैं, तो कितना होगा? तो म्यू एन फिर से लगाएंगे हम। म्यू अब हम ये वाला लेंगे क्योंकि बी की बात चल रही है इस सरफेस पे, तो कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू एन इज इक्वल टू एम जी। एम दोनों का कंबाइंड लेंगे, कितना हो जाएगा? 8 + 2 इंटू जी की वैल्यू 10, तो 0.2 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, ये हो गया आपका कितना? 20 न्यूटन। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए और मैं आपसे पूछूं कि भाई ए पे और बी पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का रोल रहेगा पूरे सवालों में, इसलिए इसको निकालना आना चाहिए हमें। तो ऊपर वाले बॉक्स के लिए यहाँ का म्यू इंटू एन, इसके लिए एन कितना होगा? एम जी, सिर्फ इसी का मास होगा,
और इसके लिए जब हम निकालेंगे तो इन दोनों को एक बॉक्स मान लेंगे, कंबाइंड मास, और म्यू ये वाला लेंगे। ठीक है, ये भी आप ये लिख लो पहले। ओके बच्चों, अब देखो आपको, अब अपन प्रॉब्लम पे आ रहे हैं बेसिकली कि हमें जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके की दिखाई देगी। ये दो बॉक्स हैं अपने पास ए और बी। अभी देखो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ कितनी, 50 न्यूटन की, और ये वाली सरफेस कैसी है, स्मूथ है, और यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है ए और बी के बीच में, म्यू दे रखा है आपको 0.4। क्या पूछ रहा है अपन से, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। इस सवाल को बहुत अच्छे से समझते हैं अपन, ध्यान देना बेटा सारे बच्चे। अभी अपन को ये पता नहीं है कि ये दोनों बॉक्स एक साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर फ्रिक्शन कितना होगा वो भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सवाल पे आने से पहले अपन एक छोटी सी बात कर लेते हैं पहले बेटा, कि मान लो कोई भी एक मास है आपके पास 10 kg का सपोज, अगर ये कुछ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है सपोज, तो इस पर कितनी फोर्स लग रही होगी अगर मैं आपसे पूछूं, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू क्या, m इंटू ए, तो 10 इंटू 2 दैट इज 20। बड़ी छोटी सी बात है, हमें समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी बॉडी है m मास की, अगर वो a से एक्सेलरेट कर रही है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, m है। ठीक, एक चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमने कंबाइंड मास वाले चीज़ें भी पढ़ी हुई हैं। तो अगर मैं आपको इसे बोलूँ ये 5 और ये 10, इनको मैं एक ही सिस्टम मानूँ अगर 5 kg और 10 kg को, और इस पूरे सिस्टम पे अगर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ F इज इक्वल टू मान लो 50 न्यूटन, ठीक है, इसको मैंने एक ही सिस्टम मान लिया, तो ये इस एक सिस्टम का मास कितना हो गया, 5 + 10 15 हो गया। इस 15 kg पे कितनी फोर्स लग रही है, 50। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा पूरे का, एक साथ चलता हुआ मान लेते हैं, इनको एक साथ चलता हुआ मान लेते हैं, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन के लिए हम देखो फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू m है, फिर से F कितना दे रखा है हमें, 50, मास ये पूरा लूंगा मैं आपकी बार, कितना हो गया 15 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन इज AC, तो ये 50/15 हो जाएगा आपका क्या, कॉमन एक्सेलरेशन। 5 से आप कट कर लोगे इसको, तो 10/3। तो ये दो बातें हमने करी। कॉमन एक्सेलरेशन अगर निकालना हो दोनों कंबाइंड मास का, तो हम कैसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन टोटल मास, फोर्स अपॉन टोटल मास। तो कंबाइंड एक्सेलरेशन हमने NLM में पढ़ा हुआ है, फोर्स अपॉन m टोटल। ठीक है, इन दो बातों का मैं यूज़ करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और फिर हम देखते हैं कि इनका एक्सेलरेशन क्या होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इसको तो मैं रब कर रहा हूँ अभी। अब अपन आ रहे हैं अपने सवाल पे फिर से एक बार और। चलिए बेटा, अब ये क्वेश्चन आ गया अपने पास, तो हमें ये पता नहीं है कि ये दोनों एक साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि सबसे पहले हमें अज्यूम करना है, बहुत ध्यान से सुनना, हमें ये अज्यूम करना है कि ये दोनों बॉक्स एक साथ चलने वाले हैं। इस पर मैं फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये भी आगे बढ़ेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों A और B एक साथ आगे चल रहे हैं, एक साथ आगे एक्सेलरेट कर रहे हैं। ये हमने क्या किया, अज्यूम किया है हाल फिलहाल। अगर ये एक साथ चलते हैं बेटा, तो इनको मैंने एक ही सिस्टम मान लिया, तो कितना हो गया, ये 15 kg हो गया। ये वाली सरफेस तो कैसी है आपकी, स्मूथ है। स्मूथ होने का मतलब ये वाली सरफेस, इस पर कोई फ्रिक्शन तो लगाएगी ही नहीं, यानी इस पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा होगा, कितना, 50 न्यूटन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आगे बढ़ाने वाली फोर्स क्या होगी इस पे, पूरे सिस्टम पे 50 न्यूटन होगी। और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन में मान लेता हूँ AC, कॉमन एक्सेलरेशन। तो हमने अभी पढ़ा AC कितना आया था, फोर्स अपॉन टोटल मास, तो 50/15 दैट इज 10/3, मतलब 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप एक चीज बताना, ये मैंने अज्यूम किया है कि दोनों बॉक्स एक साथ चल रहे हैं, ठीक, ये पहली कैलकुलेशन मैंने कर ली। अब हमें B वाले बॉक्स को देखना है सिर्फ,
बी वाले पे, जिस पे फोर्स नहीं लग रही है उस वाले बॉक्स को आप कंसिडर करेंगे। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रही होगी? अगर हम सोचे तो ये वाला आगे जा रहा है तो इस पे किधर लगेगी? पीछे, और इस पे किधर लगेगी? आगे। अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था, ये वाला आगे अगर बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो इस पे किधर लगेगी फ्रिक्शन? पीछे, और इस पे किधर लगेगी? आगे। अब आप बी वाले का, जिस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, इसको रूल बना लेना, बी वाले बॉक्स पर, बी वाले बॉक्स का आपको बनाना है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस बी वाले बॉक्स पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कौन सी फोर्स लग रही है? फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, ठीक है। नीचे क्या लग रहा है इस पे? mg। ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। क्योंकि ये नीचे वाली सरफेस स्मूथ है इसलिए ग्राउंड इसको कोई भी फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। ये तो इससे बैलेंस हो गया। ये F की वैल्यू कितनी होगी? कैलकुलेट करो आप, फिर मुझे बताओ। ठीक है, तो हाँ जी, F की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली होगी, कितनी आएगी बताओ? F इज इक्वल टू M है, M कितना है इस बी वाले का? 10, और A हम निकाल चुके हैं कितना? 3.33। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 33.3 न्यूटन। ये कंक्लूजन हमने अभी तक यहाँ से निकाला है। अभी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दोनों एक साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? दोनों को एक साथ चलता हुआ मान लिया। ध्यान से सुनना फिर से एक बार और, हमने इन दोनों को एक साथ चलता हुआ मान लिया और इसका एक कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया। कितना आया? 3.33। अब अगर ये एक साथ चल रहे हैं बेटा, तो ये बी वाला बॉक्स आगे एक्सेलरेट होगा कितने से? 3.33 से। तो 3.33 से एक्सेलरेट अगर ये कर रहा है तो इस पर फोर्स कितनी लग रही है आगे की तरफ, वो हम निकाल सकते हैं। m इंटू ए, दैट इज 33.33 फोर्स इस पर लग रही है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है फोर्स की 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने के लिए कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको F रिक्वायर्ड लिख लेता हूं। दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड, इतनी फोर्स चाहिए इस 10 kg वाले को 3.33 से आगे की तरफ एक्सेलरेट करने के लिए। अब मैं ये चेक कर लेता हूं कि क्या ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। अब रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा बेटा कि इस पर ये वाली फोर्स लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स, F लिमिटिंग। A और B के बीच में जो फ्रिक्शन अवेलेबल है वही फ्रिक्शन इस 10 kg पे आगे की तरफ लग रहा है और इसको एक्सेलरेट कर रहा है। कितना फ्रिक्शन इस पे मैक्सिमम लग सकता है B वाले पर, तो हम जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन की होती है वो क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। तो अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो मुझे B पे निकालनी है तो वो मैं निकाल सकता हूँ। ये और ये वैल्यू सेम होगी, एक्शन इन रिएक्शन। तो एक्चुअल में मैं इस वाले बॉक्स पर कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है वो मैं निकाल लेता हूँ। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना हमने सीख लिया, किसके बराबर आएगा? म्यू एन। म्यू कितना आएगा? 0.4। ऊपर वाले के लिए निकाल गए तो मास ऐसे का होगा 5 इंटू जी की वैल्यू 10। ठीक है, ये डेसिमल से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? 20 न्यूटन। अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से कि हो क्या रहा है। अगर ये दोनों एक साथ चलते हैं तो इसको कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है? 33.33 न्यूटन की फोर्स की रिक्वायरमेंट है किसको? बी को। बट रियलिटी में इस बी पर फोर्स कितनी लग सकती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा तो लग नहीं सकती। वो कौन लगाएगा? ए वाला। ठीक, अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे कितनी वैल्यू मिली? 20 न्यूटन की मुझे वैल्यू मिली। अब मैं फिर से मेरे पुराने वाले उस पर आ गया। रिक्वायरमेंट कितनी थी? 33.33 की, बट मिल कितनी रही है? 20 न्यूटन मैक्सिमम। तो अब आप सोचो, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी और मिल इतनी रही है, तो क्या हमने जो अज्यूम किया था वो सही है क्या? तो आंसर है वो हो गया गलत। यानी कि हम अभी इस कंक्लूजन पे आ गए कि ये दोनों बॉक्स एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाले। हाँ, अगर
सवाल कुछ ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट हमारी होती मान लो 20 और लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन मान लो वो होती 30, तो जो हमने अज्यूम किया था वो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट। बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी है 33.3 और हमें मिल कितना रहा है 20। तो अभी हम ये कंक्लूड करेंगे कि ये दोनों बॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। अब एक साथ नहीं चलेंगे तो अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे तो फिर इनका एक्सेलरेशन क्या होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। पहले आप इतना हिस्सा लिख लो अच्छे से अपने लैंग्वेज में। ओके बेटा, अब एक साथ तो नहीं चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं, ये हमने कंक्लूड कर लिया। ठीक, अब कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए तो बहुत ही ईजी खेल है, हमें ए का और बी का दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लेना और बहुत ईजी काम हो जाएगा। देखो ए वाले पर ये एक्सटर्नल फोर्स तो कितनी लग रही है 50 न्यूटन, पीछे इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है मैक्सिमम, वो हमने चेक कर लिया, अभी कितना आया था 20 आया था। इसका मास कितना है 5 kg। ये आगे की तरफ मान लेता हूँ A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है आपकी बार, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने देख लिया। बाकी mg और नॉर्मल लगेंगे वो तो बैलेंस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखना है। तो नेट फोर्स क्या मानी जाएगी 50 माइनस 20, नेट फोर्स कितनी होगी बेटा 50 माइनस 20 कितनी हो गई 30 न्यूटन। हम जानते हैं नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स हमारी कितनी आ गई 30, मास कितना है इसका 5, A1 की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये इससे कट हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो आएगा फर्स्ट वाले बॉक्स का एक्सेलरेशन। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और नेट फोर्स बराबर ए में रखना है, दैट्स इट। ये तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे एन और mg तो। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है इसका, इसलिए नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे अपन 50 माइनस 20, ये तो आ गया किसका एक्सेलरेशन फर्स्ट वाले का। अब रही बात सेकंड वाले के एक्सेलरेशन की, तो सेकंड वाले के एक्सेलरेशन मतलब बी वाले का भी FBD बना के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा खेल। ये 10 kg है, इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगी लिमिटिंग फ्रिक्शन जितनी, वो हमने निकाल ली थी, कितनी आई थी 20 बी वाले पे। ठीक, अब इस पे पीछे की तरफ तो फोर्स लगेगी है नहीं, क्योंकि ये सरफेस कैसी थी हमारी स्मूथ थी। ठीक है, ये स्मूथ थी तो ये ग्राउंड तो इसको अपोज करने वाला है नहीं, तो इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लगेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसको आगे ले जाएगी वो कितनी होगी 20 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूँ A2, तो वही सेकंड लॉ लगा दो F इज इक्वल टू m है, तो इस पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बी वाले का एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा। तो आप देखो प्रॉब्लम थोड़ी सी टफ मैं मान रहा हूँ कि आपको लग सकती है बेटा, आप इसको एक बार और देखोगे, 2 बार और देखोगे तो मेरे हिसाब से आपको एकदम क्लियरिटी समझ में आ जाएगा जो मैं बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या मानना है, दोनों को एक साथ चलते हुए मानना है और उसका कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेना है। फिर उसके बाद जिस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, जैसे इस पर लग रही थी ना, तो इसको छोड़ दो, जिस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है उस पर आप देख लो कि इतने एक्सेलरेशन से चलने के लिए क्या फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर वो रिक्वायरमेंट हमें पूरी हो जाती है लिमिटिंग से तब तो वो एक साथ चलेंगे, और रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं हो रही है तो डेफिनेटली दोनों क्या चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। और फिर अलग अलग के लिए आप दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे और नेट फोर्स इज इक्वल टू ma करके आप क्या निकाल लोगे दोनों का एक्सेलरेशन। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और फिर देखते हैं आगे।